हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी बुक चैप्टर 4 को एग्रीकल्चर। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का अच्छा स्टफ़ और करंट अफेयर की बेहतरीन सीरीज़ और भी फ्यूचर की काफ़ी प्लानिंग्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर वर्ड को समझें तो क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में होता है खेती करना। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने की एक कला और एक साइंस। अब साइंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसका अपना एक बायोलॉजिकल फीचर होता है, उसकी एक टाइमिंग होती है कि वो किस टाइम पे उगेगा, किस टाइम पे उसकी अच्छी यील्ड होगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड साइंस। एंड आर्ट ये कि एग्रीकल्चर करते टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, जिस वजह से एक अच्छी यील्ड ली जाती है। मतलब ये नहीं है कि अगर बड़ा प्लांट है, जैसे अगर इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये शुगर केन और जो मेज़ होती है, मक्का होती है, उसका छोटे से एक फार्म की फ़ोटो दिखाई गई है। तो ये दोनों प्लांट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आर्ट इसलिए कि हर एक प्लांट को एक दूसरे प्लांट से अगर इंटरक्रॉपिंग हो रही है तो उसको थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। अब जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड एगर से। एगर और एग्री मीनिंग होता है इसका सॉइल, एंड कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन मतलब किसी चीज़ को उगाना या फिर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। ओके, तो हमारे इंडिया में लगभग 2/3 जो लोग हैं, 2/3 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। आज के समय में इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी। ठीक है, और लगभग वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितनी प्राइमरी एक्टिविटी हो सकती है, कितना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। बेसिकली अगर हम इसको जानें तो एग्रीकल्चर क्यों किया जाता है, उससे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए किस तरीके की लैंड होनी चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है कि हर तरह की लैंड में हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी सॉइल में किसी तरह की क्रॉप जो है वो ज़्यादा होती हो और किसी सॉइल में किसी तरह की क्रॉप वो ज़्यादा होती हो। ठीक है, तो उसके लिए फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए सॉइल की। मतलब जो सॉइल का जो टेक्सचर है, वो सॉइल की जो फॉर्मेशन है, वो क्रॉप के बिल्कुल फेवरेबल होनी चाहिए, यानी अनुकूल होनी चाहिए। और क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, किसके लिए, फार्मिंग के लिए। एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहते हैं। अब आगे आता है, जैसे कि अब एक मैप में शो किया गया है। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन स्पॉट हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो एक्सपोज़र है वो सबसे ज़्यादा है। तो जैसे कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ही एरिया में एग्रीकल्चर का एक्सपोज़र ज़्यादा है, क्योंकि ये जो अफ्रीका है, यहाँ इसके बिल्कुल मिडिल से क्या गुज़रता है, इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर गुज़रता है, इसी कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या रहती है, गर्मी रहती है, और बहुत ही ज़्यादा शुष्क इलाका है, ड्राई एरिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका का जो कुछ एरिया यूएसए का, कुछ एरिया कनाडा का, वहाँ पर एक्सपोज़र ज़्यादा है, बाकी थोड़ा थोड़ा एक्सपोज़र है। और अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में इसका एक्सपोज़र है। और अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में लगभग पूरे
इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड ने, और चाइना का काफ़ी सारा पार्ट। तो आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका कुछ एक्सपोजर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड है वो वर्ल्ड में किस तरीके से प्रेजेंट है। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम। अब बेसिकली जो कल्चर होते हैं यानी कल्टीवेशन या फिर किसी चीज़ का प्रोडक्शन, तो जो कल्चर है वो कई तरह का होता है। बेसिकली जो 5 टाइप्स होते हैं इसके, तो फर्स्ट होता है एग्रीकल्चर। तो इसकी डेफिनेशन है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। तो एक साइंस होती है और आर्ट होती है, ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। ओके, किसकी? सॉइल को कल्टीवेट करने की, क्रॉप्स को उगाने की, ठीक है, और रियरिंग लाइव स्टॉक्स मतलब जीवन यापन करने की, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फार्मिंग भी कहा जाता है, यानी खेती भी कहा जाता है किसे? एग्रीकल्चर को। ओके, अब सेकंड है सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ओके, सिल्क वॉर्म की कॉमर्शियल जो रियरिंग होती है, मतलब जो सिल्क वॉर्म होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिल्क जो थ्रेड होता है उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, ठीक है। अगर सिल्क का प्रोडक्शन करेगा तो सिल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइबर होता है, एक्सपेंसिव थ्रेड बनता है उससे, तो क्या है उससे फार्मर की जो है इकोनॉमी भी बढ़ती है, ठीक है। अब थर्ड है इसमें पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या है? फिश की ब्रीडिंग करी जाती है, किस में? टैंक्स और पॉन्ड्स में। क्यों की जाती है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे लोगों को मीट चाहिए होता है खाने के लिए, फ़िश मीट जो होता है बेसिकली, क्योंकि फ़िश जो होती है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। तो इसी कारण फ़िश की रियरिंग की जाती है किस में? टैंक्स और पॉन्ड्स में, क्योंकि हर जगह तुम समुद्र नहीं ला सकते और ना ही हर जगह तुम नदियों को ला सकते हो जिसमें से हम ये हो कि मतलब मछलियाँ वगैरह निकाल लें उनको बेच दें। तो इसी कारण जो आर्टिफिशियल टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स यानी तालाब बनाए जाते हैं जिनमें फ़िश की ब्रीडिंग करी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। पिसी को अगर आप याद करें तो पिसी फिशी, ओके, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। फोर्थ है इसमें कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी विटीकल्चर। ओके, ग्रेप्स के कल्टीवेशन जो होता है वो अलग कल्चर कहलाता है जिसे कहते हैं हम विटीकल्चर। वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो फिफ्थ है लास्ट वन वो है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में बेसिकली हम क्या करते हैं? वेजिटेबल्स को उगाते हैं, फ्लावर्स को उगाते हैं और फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज़, ठीक है। कॉमर्शियल यूज़ के लिए हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स की कल्टीवेशन करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फार्म सिस्टम। अब कल्टीवेशन कल्चर समझा कि कल्चर कितने तरह के होते हैं, और बेसिकली आज हम इस चैप्टर में कंसीडर करने वाले हैं एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर का जो फार्म होता है वो किस तरह का होता है? तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक एट एज अ सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर, ठीक है। अगर खेती करने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है? एक लैंड चाहिए होती है पर्टिकुलर, ठीक है, और उसके लिए हमें सीड्स चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, मशीन्स चाहिए होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फॉर्म, ठीक है। तो इनपुट्स में क्या है? मशीनरी चाहिए, मतलब जैसे खेत की जुताई करने के लिए या फिर बीजों की बुवाई करने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको करने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो या फिर कुछ हैंडमेड टूल्स हों, ठीक है। और सीड्स की ज़रूरत होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिनसे अच्छी यील्ड ली जा सकती है, ठीक है। और
केमिकल्स और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, जिससे जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को ग्रो कराया जाता है। प्लगिंग, शोइंग, स्प्रेइंग, ठीक है, मतलब खेत की जुताई, बीज की बुवाई और उसके बाद क्या हुआ, स्प्रे की जा रही है ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छा हेल्दी हो और उसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो ना लगें, ठीक है, जिससे एक अच्छी यील्ड निकल के आए। तो आउटपुट क्या होता है इसका, आउटपुट एज अ क्रॉप। उसके बाद फसल की कटाई कर ली जाती है। अगर ग्रेन्स वगैरह हैं, दाने, व्हीट वगैरह है, उसकी फसल है तो उनको अलग करके उनको बेचा जाता है, जिससे जो फार्मर होते हैं उनकी भी इकोनॉमी बढ़ती है और उस फील्ड से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनकी भी इकोनॉमी बढ़ती है। अब इसमें है जो सेकंड पिक्चर शो कर रहा है वो है फिज़िकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स, ठीक है। अब फिज़िकल इनपुट्स में अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है, स्लोप एंड रेनफॉल, ये कुछ फिज़िकल इनपुट्स होते हैं। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो पर्टिकुलर टाइप की जो फसल होती है, जैसे अगर हम वीट की बात करें तो वो मॉडरेट टेम्परेचर पे होता है, ना तो उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए, ठीक है, और ना ही उसकी ज़्यादा कोल्ड चाहिए, ना ज़्यादा टेम्परेचर कम चाहिए उसके लिए, यानी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए बीच का, ठीक है। और स्लोप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्लोप ज़्यादा होता है तो उस एरिया में सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली जितने भी प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ जो क्रॉप होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है क्योंकि वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और वाटर का रन ऑफ होने के चांसेस भी कम रहते हैं, ठीक है। और रेनफॉल इज़ इम्पॉर्टेंट और सनशाइन, प्रॉपर सनशाइन होनी चाहिए क्योंकि आप सभी को पता ही है प्लांट्स जो है अपना फूड जो फॉर्मेशन करते हैं, फूड की फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है, सनशाइन की हेल्प से। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा ये। अब नेक्स्ट है इसमें इनपुट्स के बारे में देखा। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब जो फार्मिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है वो भी कुछ टाइप्स में डिवाइडेड होती है। अब सबसे पहले इसमें सब्सिडेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं, सब्सिडेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब ऐसी चीज़ों को प्रोडक्शन करना जिनको बेच करके जो कॉमर्शियल जो वैल्यू होती है, जो इकोनॉमी होती है वो बढ़ती है, चाहे वो पर्सनल बेसिस पे हो, चाहे इनडायरेक्टली कंट्री के बेसिस पे या फिर किसी अदर पर्सन के बेसिस पे हो, ठीक है। अब जो सब्सिडेंस फार्मिंग होती है वो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ठीक है। जो बेसिकली जो फार्मर की जो पर्सनल नीड्स होती हैं, जैसे डेली बेसिस पे सब्जियां वगैरह उगाना, ठीक है, थोड़ा बहुत जो ग्रेन्स होते हैं वो उगाना, तो ये कहलाती है सब्सिडेंस फार्मिंग। तो बेसिकली जो सब्सिडेंस फार्मिंग होती है वो ज़्यादातर जितने भी जो लो लेवल होता है, मतलब किसका, टेक्नोलॉजी का, वो फार्मर्स करते हैं। और हाउस होल्ड लेबर होती है, मतलब हैंड के थ्रू जो फार्म लैंड्स होता है उसको तैयार करा जाता है, मतलब पूरा जो मतलब वर्क होता है एग्रीकल्चर लैंड में वो खुद के बेसिस पे होता है, उसमें ज़्यादा मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। और बेसिकली जो इसमें क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, स्मॉल जो क्रॉप होती है वो थोड़ी बहुत ही क्रॉप होती है, क्योंकि ये सब्सिडेंस फार्मिंग उन फार्मर्स के लिए होती है जिनके पास जो है फार्म लैंड जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अब इसमें आता है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव सब्सिडेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिडेंस, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिडेंस की तो द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, ठीक है। जो फार्मर होता है वो कल्टीवेट करता है किसको, स्मॉल प्लॉट को। स्मॉल प्लॉट ये वो वाला प्लॉट नहीं है 100-200 बरस गज का, मतलब ये कि ज़्यादा लैंड नहीं, 10 बीघे 5 बीघे किसी फार्मर के पास 1-1 बीघे ज़मीन होती है, तो
ये उन फार्मर्स के लिए होती है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन सेम प्लॉट। ठीक है, तो ये जो है एक टाइम पे एक ही प्लॉट में यानी एक ही फार्म में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, थोड़ा बहुत इससे इनकम हो जाए तो ये फार्मिंग उनके लिए होती है। ठीक है, राइस इज़ द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स होती हैं इसमें। इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट मतलब अपने जो इंडिया है वो इस रीजन में ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो है मतलब जितने भी हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनके लिए इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होता है। मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये मतलब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, खेती तो कम होगी, है ना, तो वहाँ के लिए एग्रीकल्चर सुइटेबल माना जाता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, अगर आपने देखा हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रेजेंट टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जोर बहुत ज़्यादा है। तो इस फार्मिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन बाय इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। मतलब बेसिकली इस फार्मिंग में क्या होता है, जो अदर जो फार्मिंग होती है, केमिकल फार्मिंग हुआ या फिर कुछ और कल्चर हुआ, कल्टीवेशन हुआ, तो उसमें जो है जो सीड्स का यूज़ होता है वो जो है लेबोरेटरी में डेवलप हुए सीड्स होते हैं। ठीक है, और हाईली यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड होते हैं यानी HYV। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में HYV कहते हैं, हाईली यील्डिंग वेराइटीज़। तो लेकिन इसमें जो है ना तो इन सीड्स का यूज़ होता है ज़्यादा, जो मतलब जो मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड GM जो सीड्स होते हैं उनका। ठीक है, और ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है। इसमें जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जो प्लांट वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट से बनते हैं डिकम्पोज करके मैन्योर वगैरह। ठीक है, जो जैसे मतलब जो खाद वगैरह होती है, जो मतलब काव डंग वगैरह से जो खाद बनती है उसका यूज़ होता है। और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का, तो नेचुरल पेस्टिसाइड कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ लीव्स वगैरह लेते हैं, जैसे नीम के पत्ते हो गए और काफ़ी सारे होते हैं, जैसे चिली लीव्स होते हैं। ठीक है, इनके पत्तों वगैरह को लेके उनसे नेचुरल पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं। और ये जो है फार्मिंग प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से लैंड को गलत इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाती, क्योंकि केमिकल्स जो है वो हाईली मतलब हार्म पहुंचाते हैं किसको, एग्रीकल्चर लैंड को। जबकि ये जो है ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू ये जो फार्मिंग होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये इतना हार्म नहीं पहुंचाती। ठीक है, मतलब ये हार्म नहीं करती नेचर को। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सेकंड जो टाइप था किसका, सब्सिडेंस फार्मिंग का, वो था प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है ये फर्दर। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो शिफ्ट जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी चीज़ को, मतलब एक जगह किसी चीज़ का फिक्स ना होना। तो आप समझ गए होंगे जो एग्रीकल्चर जो कल्टीवेशन एक जगह से दूसरी जगह जाकर किया जाए, ठीक है, एक जगह ना हो, तो वो क्या कहलाया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस प्रैक्टिस्ड in the thickly forested areas, Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, Northeast India। ठीक है, तो इन जगहों पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको मतलब जो जंगल होते हैं वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन करी जाती है, क्रॉप्स वगैरह वहाँ उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद में जो वहाँ पे क्रॉप्स का जो वेस्ट बचता है या फिर जो हमने प्लांटेशन करी है, ठीक है, तो उसमें से आउटपुट लेते हैं, चाहे वो एज अ फ्रूट हो, एज अ ग्रेन हो। फिर उसके बाद में जो वहाँ पे जो वेस्ट बचता है उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला दिया जाता है। एंड
स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है इसे, ठीक है। उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड होती है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती है ना। सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू नेक्स्ट प्लॉट, ठीक है। अब वो लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, अब उसका कोई काम नहीं है, तो वो जो कल्टिवेटर होता है वो नेक्स्ट साइड में चला जाता है, मतलब वो एक उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, फॉर कल्टिवेशन और वी कैन से दैट फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अब नोमैड्स कौन होते हैं? अगर हम नोमैड्स को देखें तो नोमैड्स जो होते हैं वो उन्हें कहा जाता है चारागाह, ठीक है, चारागाह। और जो बंजारे जो लोग होते हैं वो नोमैड्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि वो अपने हर्ड्स को लेकर के, जो हर्ड जैसे भेड़ होंगी या फिर ऊँट वगैरह होंगे या फिर गाय होंगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर अपने साथ वो लोग उन्हें लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। और वो जहाँ स्टे करते हैं वहीं पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करने लग जाते हैं, वहीं पे प्लांट्स उगाते हैं, वहीं पे उनको मतलब बेचते हैं, ठीक है, और वहीं पे इनकम करते हैं अपनी, और फिर उसके बाद में फिर फर्दर वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस था, नोमैडिक हर्डिंग में जो लैंड थी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसे कोई अदर नोमैड आकर के यूज़ कर सकता है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है उसमें वो जो लैंड पूरी तरीके से बेकार हो जाती है, वो फिर फर्दर कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती, ठीक है। अब ये जो है नोमैडिक हर्डिंग वो बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सेमी एरिड एरियाज़, जो बीच के जो एरियाज़ होते हैं, ना ज़्यादा सूखे ना ज़्यादा नमी वाले, वहाँ पर, और एरिड रीजन्स ऑफ एरिड का मतलब जो ज़्यादा शुष्क इलाके होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी जो है इस तरह का कल्टीवेशन किया जाता है। तो एरियाज़ हैं सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अपने इंडिया में भी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान साइड से आते हैं लोग ऊँट वगैरह लेके, गाय वगैरह लेके, तो वो इधर उधर जाके कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब इसमें क्या है, अब उसके साथ में वो कल्टीवेशन भी करेंगे, लेकिन वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? मिल्क भी प्रोवाइड करेंगे, मीट भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अपने जानवरों वगैरह को वो बेचते भी हैं, ठीक है, वूल देंगे, और हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। अब जो सेकंड जो मेजर फार्मिंग थी, मतलब जो फर्स्ट जो टाइप था इसका वो क्या था? सब्सिडेंस फार्मिंग, और जो सेकंड जो टाइप है यानी कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो कॉमर्शियल का मीनिंग है, इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, ठीक है। जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करी जाती हैं और एनिमल्स, रेयर एनिमल को पाला जाता है, ठीक है, किसके लिए? मार्केट में बेचने के लिए। तो बेसिकली जो प्राइमरी जो मोटो होता है कॉमर्शियल फार्मिंग का, वो मतलब जो कॉमर्शियल वैल्यू होती है उसको ग्रो करने के लिए होता है, यानी इनकम को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। और द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, ठीक है। और इसके लिए जो एरिया होता है वो बहुत बड़े एरिया में क्या होता है? कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कॉमर्शियल फार्मिंग के जो एरियाज़ होते हैं यानी फार्मिंग लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कंपैरिजन टू सब्सिडेंस फार्मिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़, ठीक है। वीट, मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। तो सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले और जो हम कह सकते हैं जो कॉमन है बहुत ज़्यादा अपने एरिया में भी जो उगाए जाते हैं वो है वीट और मेज़, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। अब मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रेसाइज्ड and temperature grasslands of North America,
ठीक है, यूरोप और एशिया में। ठीक है, तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर किस तरह की फार्मिंग होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, दीज एरियाज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स एंड स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। तो इसमें क्या है, स्पार्शली का मतलब ये है कि बहुत ही कम जो है पॉपुलेशन है, मतलब जो हाउस होते हैं, घर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घर दूर दूर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू सब्सिडेंस फार्मिंग वाले एरियाज़ में। तो इसी कारण यहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो लैंड्स हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। ठीक है, अब जो हेक्टेयर है वो लगभग 12 बीघे का 1 हेक्टेयर कहलाता है, और एकड़ जो होता है, एक और टर्म होता है एकड़, तो उसमें 5 बीघे को मिला करके 1 एकड़ बनता है। और जो 1 बीघे की जो ज़मीन होती है वो एवरेज 950 स्क्वायर फीट की होती है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब जो मेज़रमेंट्स होते हैं इसको टर्म्स को समझने के लिए, तो आप सोच सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स कितना ज़्यादा हो गया। सीवर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो कुछ एरियाज़ जैसे अमेरिका वाला एरिया है, ठीक है, और यूरोप वाला एरिया है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है, साल के 6 से 8 महीने जो है बर्फ़ पड़ती है। इसी कारण यहाँ पर सिर्फ एक ही फसल जो है सिंगल क्रॉप को ग्रो करा जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसी में कॉमर्शियल फार्मिंग में एक और प्रैक्टिस होती है, वो क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स का मतलब होता है जब एक ही जगह पर कई सारी चीज़ें मिली जुली हों, ठीक है, मिल जाएं। तो बेसिकली जो है कॉमर्शियल फार्मिंग में 2 तरीके से फार्मिंग की जाती है। एक है मतलब एक जो क्रॉप लैंड होगी उसमें सिर्फ अगर गेहूं के पेड़ हैं तो गेहूं के पेड़ ही उगाए जाएंगे। लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, कुछ गेहूं के पेड़ होंगे, कुछ दालें होंगी, कुछ जो मेज़ वगैरह है वो होगी। मतलब ये कि जो उस टाइम पे जो क्रॉप्स ग्रो कर सकती है तो उसके कुछ मतलब प्लांट से प्लांट डिस्टेंस कंसीडर करके, सब कुछ कंसीडर करके मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो टर्म है, अच्छा, अब जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है वो कहाँ होती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मतलब मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में कॉमर्शियल फार्मिंग में, वो है प्लांटेशंस। तो प्लांटेशंस में क्या है, आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। ठीक है, तो बेसिकली जो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं जैसे केले का पेड़ हुआ, या फिर जो प्लांट बेस्ड जो क्रॉप होती है जैसे चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, तो उस तरीके की फार्मिंग को उस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। बहुत ही ज़्यादा लेबर चाहिए होती है इसके लिए, और इसके लिए कैपिटल यानी बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। किसके लिए, प्लांटेशन जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है उसको करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स को ग्रो करना होता है वो भी एक अपना एक आर्ट और साइंस होता है, और फिर उनको अच्छे से मतलब उनकी प्लांटेशन करना, उसको प्लांट को लगाना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाली बात होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लेबर लगती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज़ होता है, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन टर्म इटसेल्फ और एट नियर बाय फैक्ट्रीज। तो क्या होता है कि बेसिकली इनसे जो भी चीज़ें प्रोडक्शन होते हैं, जिन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जैसे अगर मान लीजिए कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉफ़ी बीन्स को अलग किया जाएगा, तो या तो वो उसी फार्म में उसका जो है प्रोसेसिंग होगी, या फिर जो नियर बाय फैक्ट्री, उसके आसपास जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे उनकी प्रोसेस होती है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। अब इसके लिए जो है, अब इतने बड़े लेवल पे कोई फार्मिंग हो रही है, ठीक है, इतने हज़ार हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर में, तो
उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि टाइम पे जो फसल है, जो उसके लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे टाइम पे मेन्योर वगैरह की ज़रूरत होना, और मतलब क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद में बीजों को अलग ले जाना, ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया, ठीक है। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा टी जो उगाई जाती है वो उगाई जाती है असम में, ठीक है, और कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, और मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है, और श्रीलंका में भी जो टी का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में होता है। अब इसके बाद जो है हमने जो फार्मिंग थी वो कितने तरह की होती है वो देखा। अब ये देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या ऐसी जो मेजर क्रॉप्स हैं जो वर्ल्ड वाइड जो उगाई जाती हैं, और चाहे वो कमर्शियल फार्मिंग हो, चाहे वो सब्सिडेंस फार्मिंग हो, उसमें, ठीक है। तो कुछ मेजर क्रॉप्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है राइस, ठीक है। तो राइस जो होता है वो मेजर फूड क्रॉप होता है, किस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसल है। तो राइस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? चाइना में, ठीक है। तो उसके लिए जो सॉइल की जो टोपोग्राफी होती है, सॉइल के जो टेक्सचर होता है, वो उसके लिए एलुवियल या फिर क्लेई सॉइल चाहिए, एलुवियल क्लेई सॉइल। तो एलुवियल सॉइल बेसिकली वो सॉइल होती है जो नदियाँ किसी स्लोप से पानी बहा करके अपने साथ मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं, ठीक है। उससे जो सॉइल जो बनती है वो बनती है एलुवियल सॉइल। और क्लेई सॉइल मतलब जो थोड़ी सी फाइन सैंड होती है वो, तो वो राइस की क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है। तो कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ओके। अब विच कैन रिटेन वाटर। अब ये जो सॉइल है क्यों फेवरेबल मानी जाती है? क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और वाटर वहाँ पे मतलब भरा रहना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? राइस की जो क्रॉप होती है उसके लिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है इसका चाइना में। अब आगे चलते हैं हम। अब अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो जो राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में, और अगर हम कंसीडर करते हैं अदर वेस्ट बंगाल के जो पास जो कंट्री है एक बांग्लादेश में, ठीक है, तो वहाँ पर लगभग 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। किसकी? धान की, ठीक है। तो धान की जो सबसे ज़्यादा जो यील्डिंग जो टाइम होता है वो होता है लगभग जुलाई अगस्त का, ठीक है। इस टाइम पे इसकी बुवाई होने लग जाती है। तो और वैसे भी जो है अपने इंडिया में अगर हम कंसीडर करते हैं तो अपने यूपी में भी इसका राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेजर जो क्रॉप होती है वो है वीट, ठीक है। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। तो जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम पे क्या चाहिए होता है? रेनफॉल चाहिए होता है। रेनफॉल भी कैसा? ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, बिल्कुल उस प्लांट को उसको ऐसा रेनफॉल ना हो कि उस प्लांट को फ्लश आउट करके निकल जाए, ठीक है। और कुछ सनशाइन होनी चाहिए, ब्राइट मतलब अच्छी धूप निकलनी चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जो होती है वो क्लेई सॉइल जो होती है उसे लोमी सॉइल कहा जाता है, ठीक है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? वीट का। और कनाडा में, अर्जेंटीना मतलब साउथ अमेरिका का एक कंट्री, ठीक है, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अपने इंडिया में इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। और अपने इंडिया में कब उगाया जाता है गेहूँ?
विंटर्स में। लगभग इसकी बुवाई जो शुरू होती है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग इसकी लगभग मार्च के महीने में हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड जो मेजर क्रॉप है वो है मिलेट्स। अगर हम मिलेट्स को कंसीडर करें तो 3 टाइप्स के जो ग्रेन्स होते हैं उनको मिलेट्स कहा जाता है, जो कि है ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, और जो कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले वो हैं नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, और अपने इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है अच्छे लेवल पे। अब जो फोर्थ मेजर क्रॉप है वो है मेज़ यानी मक्का। ठीक है, मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। ठीक है, तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए किसके लिए, मेज़ की क्रॉप के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, मतलब जो उसके लिए गीली मिट्टी हो और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसके लिए बंजर ज़मीन में अगर आप मक्के की खेती करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी। तो बेसिकली जो इनफर्टाइल सॉइल जो होती है वो किसी भी क्रॉप के लिए फेवरेबल नहीं होती, हर क्रॉप के लिए फर्टाइल सॉइल मस्ट होती है। ठीक है, मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो मेजर क्रॉप है वो है कॉटन की। तो कॉटन किसके लिए यूज़ होता है, फैब्रिक जो होते हैं कपड़े वगैरह बनाने के लिए कॉटन का यूज़ होता है। और कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो ऑयल, उसमें से ऑयल वगैरह निकाला जाता है और वो जो पशु वगैरह होते हैं जैसे कैटल्स हैं, गाय भैंस वगैरह, काऊ, गोट, इन सबको एज अ फूड भी दिया जाता है। ठीक है, अब इनकी जो इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है वो चाहिए होती है ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल रिच होती है किसमें, मैग्नीशियम, और उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और एलुवियल सॉइल में भी कॉटन का कल्टीवेशन होता है। और जो एरियाज़ हैं कुछ वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कॉटन की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जूट। तो जूट जो है वो भी एक फाइबर होता है जो कि प्लांट के स्टेम से निकाला जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जूट, क्योंकि ये गोल्डन कलर का दिखता है। तो जितने भी जूट के जो कट्टे वगैरह होते हैं और प्रेजेंट टाइम पे जो इको फ्रेंडली जो बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं वो बेसिकली सबसे ज़्यादा किससे बनाए जाते हैं, जूट से। तो इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। और हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो लेकिन जो क्लाइमेट होना चाहिए ह्यूमिड होना चाहिए, यानी वहाँ की एयर में, वहाँ की जो सॉइल है और वहाँ की जो एयर में जो ह्यूमिडिटी यानी पर्टिकुलर फिक्स टाइप का जो है मॉइस्चर चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया और बांग्लादेश में जूट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब आगे है इसमें कॉफ़ी। ठीक है, तो कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी इट इज़ अ टाइप ऑफ बिवरेज, मतलब उसको जो कॉफ़ी बीन्स हैं उसको एज अ बिवरेज यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो टी होता है वो भी एक बिवरेज क्रॉप होती है। अब इसके लिए जो कॉफ़ी जो होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो क्लाइमेट होता है, जो फेवरेबल क्लाइमेट माना जाता है वो वेट क्लाइमेट यानी नमी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है कॉफ़ी के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ठीक है, और जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हिल स्लोप्स होते हैं, थोड़े हिल वाले स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन अच्छी होती है। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब ब्राज़ील जो देश है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व में कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब कॉफ़ी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि कॉफ़ी जो
प्लांट है वो कैसे आया, कहाँ से आया है, ठीक है। तो अब से लगभग 1000-1500 साल पहले लोगों को नहीं पता था कि कॉफ़ी बेसिकली होती क्या है। तो लगभग 80-50 AD में एक खाल्दी नाम का एक अरब गोट हर्डर था, ठीक है, मतलब एक जो बकरियां वगैरह चराते हैं, एक आदमी था अरब में काल्दी नाम का। तो उसने क्या करा, वो मतलब अपने फ्लॉक को लेके निकला, भेड़ों के झुंड को लेके निकला, बकरियों के झुंड को लेके निकला। तो उसने क्या करा, उसको थोड़ी सी भूख लगी तो उसने एक प्लांट से बेरीज को तोड़ के खाया। तो वो प्लांट क्या था, कॉफ़ी का प्लांट था, ठीक है। तो उसने बेरीज़ को खाया। अब उसे वो बेरीज़ इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी उसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला फील हुआ, ठीक है, और उसे मतलब अच्छी लगी। उसने अपने आसपास लोगों को बताया, उन्होंने टेस्ट किया, तो उसके बाद में ये चीज़ ओपन हुई, ठीक है। मतलब इस चीज़ की डिस्कवरी हुई वर्ल्ड के लिए। तो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कॉफ़ी के पीछे। इससे पहले इस कॉफ़ी प्लांट को कोई जानता भी नहीं था कि कॉफ़ी होती क्या है। और आज देखिए कि ये जो कॉफ़ी है वो कितनी फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जिसके सब लोग मतलब एडिक्टेड हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो प्लांट होता है वो टी, ठीक है। ये टी जो है वो मोस्ट एडिक्टेड होती है सभी के लिए। तो टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन टी, तो ठीक है। तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टी उगाई जाती है वो असम में उगाई जाती है। This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year, ठीक है। तो cool climate होना चाहिए और पूरे साल में well distributed का मतलब पूरे साल में जो high rainfall होना ही चाहिए, मतलब वहाँ पे बारिश पड़ती ही रहनी चाहिए, ठीक है। For the growth of this tender leaves, तो बेसिकली जो कॉफ़ी की जो होती हैं वो तो बीन्स होती हैं, लेकिन जो टी होती है उसकी लीव्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर फार्म ये सब चीज़ पढ़ने के बाद में अब ये देखने की ज़रूरत है कि इतने जब ह्यूमन धरती पे आया, पृथ्वी पे आया, तो वो थोड़ा सा अपने आप को इवैल्यूएट करने के बाद में थोड़ा सा भी जब उसने इवैल्यूएशन किया तो उसने सबसे पहले जो चीज़ सीखी वो थी एग्रीकल्चर। तो तब से अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं एग्रीकल्चर में, तो अगर हम अपने इंडिया के बेसिस पे कंसीडर करें तो अपने इंडिया में क्या है कि आज के टाइम पे भी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के टाइम पे भी जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी है, तो उसके हेल्प से अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है बेसिकली। तो उससे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है मतलब अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और उसके हिसाब से जो है लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है। तो इस कारण एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स grown, improving in irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding varieties of seeds। तो फर्टिलाइज़र्स का डे बाय डे मॉडिफिकेशन होता है जिससे जो सीड्स की जो है यानी क्रॉप की जो है हाईली यील्ड ली जा सके, ठीक है। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, क्योंकि जो एंशियंट टाइम में जो वेल्स वगैरह के थ्रू इरिगेशन किया जाता है फिर उसके जाता था, फिर उसके बाद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद में ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन किए जाने लगा, ठीक है, पानी दिया जाने लगा खेतों में। अब जो है जो मॉडर्न टाइम पे जो यूज़ होता है इरिगेशन का मेथड वो होता है स्प्रिंकल और ड्रॉप मेथड, ठीक है। अब इसमें आगे है मैकेनाइजेशन, ठीक है, और मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मशीनीकरण जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा
उसका रोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हम अपने इंडिया के केस में कंसिडर करें तो आपने देखा होगा कि जब भी हम गाँव में जाते हैं तो अगर हम किसी फार्मर को देखें तो वो क्या करता है, मतलब बेसिकली जो अपने इंडिया में जो फार्म लैंड है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और एवरेज जो मानी जाती है वो लगभग 1.5 हेक्टेयर मानी जाती है। ठीक है, जिसमें क्या है, जो कि उसका मतलब जहाँ घर होगा उसी के आसपास उसकी फार्म लैंड होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यानी HYV सीड्स को परचेज़ करता है और फिर उसके बाद में उसको लैंड में मतलब उसकी शोइंग करता है मशीन्स की हेल्प से, बाय हैंड। ठीक है, और बाय बुल, जो मतलब जो ऑक्स वगैरह होती हैं, बैल जो होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से। और फिर उसके बाद में वो थ्रू आउट द ईयर उसकी जो प्रोटेक्शन होती है फसल की, बचाव और जानवरों से बचाना, या फिर और भी चीज़ें होती हैं जैसे खेत की जुताई और बीजों की बुवाई, प्लांट्स पे स्प्रे करना। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो मतलब फिज़िकली करता है। ठीक है, उसको मशीन्स वगैरह को यूज़ करना इतना नहीं आता। हर एक जो फार्मर है अपने इंडिया में उसके पास मशीन्स नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने किसी मतलब अपने किसी गांव के, अपने किसी एरिया के किसी अदर पर्सन से हेल्प ले करके अपने फील्ड को प्लोइंग वगैरह कराता है, सीड्स की शोइंग कराता है। ठीक है, और अगर हम इरिगेशन को कंसीडर करते हैं अपने इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो ट्यूबवेल भी सभी के पास नहीं है। मतलब जो एग्रीकल्चर इरिगेशन का जो सोर्स है यानी ट्यूबवेल, वो सभी के पास नहीं है। तो वो क्या करता है, अपने आसपास वाले खेत वाले से जिसके पास ट्यूबवेल होती है उससे वो जो है वाटर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम इसके बाद अगर हम कंसीडर करते हैं किसकी, फसल की कटाई की, क्रॉप की हार्वेस्टिंग की, तो वो कहाँ बेचने जाता है अपनी फसल को, वो मंडी में बेचने जाता है। ठीक है, जो कि उसके आसपास ही कहीं गांव के आसपास के कस्बे में होती है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती, इसी कारण वो मंडी में उस फसल को बेचने चला जाता है। ठीक है, तो ये तो रही अपने इंडिया की बात। और पिछले कुछ सालों में अपने इंडिया में द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। ठीक है, तो कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह भी लिए हैं अपने इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटीज़ को अच्छा बनाने के लिए और द फैसिलिटीज़ को अच्छा बनाने के लिए। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करते हैं USA के फार्म्स को, तो वहाँ पर द एवरेज साइज़ ऑफ द फार्म इन द USA इज़ मच लार्जर देन ऑफ एन इंडियन फार्म। ठीक है, तो USA के जो फार्म्स होते हैं वो भारत के खेतों से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो बेसिकली जो फार्म का जो साइज़ होता है वो लगभग 250 हेक्टेयर, अभी बताया था मैंने कि एक हेक्टेयर जो है वो लगभग 12 बीघे के बराबर होता है। ठीक है, The farmer generally reside in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं। अब वहाँ क्या है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, घरों से दूर होते हैं, तो सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो मशीन्स की हेल्प्स होती हैं। तो जैसे कि आप इसमें अगर आप देखें तो जो स्प्रे हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, वो प्लेन्स की हेल्प से हो रही है, प्लेन या हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से हो रही है। क्योंकि 250 हेक्टेयर का फार्म है, तो उसमें कौन फार्मर जाके अपने हाथों से स्प्रे करेगा, बहुत टाइम लगेगा और वो बेचारा परेशान हो जाएगा ये सब करते करते। तो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े फार्म्स होने की वजह से फर्टिलाइज़र्स देना, बस फसलों में जो है पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करना और बीजों की बुवाई करना, तो ये किसकी वजह से होता है, किसकी हेल्प से होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से होता है। ठीक है, और जो अब हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी फुली मशीन्स का यूज़ होता है।
ठीक है। तो ये था कुछ यूएसए का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, द फार्मर्स इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। ठीक है, तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं यानी यूएसए के फार्मर्स, वो एक बिजनेसमैन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो प्राइमरी जो सोर्स होता है, मतलब प्राइमरी जो मोटो होता है इस फार्मिंग करने का, वो बिज़नेस के लिए होता है, ना कि एक साधारण फार्मिंग के लिए। मतलब इंडिया में क्या है, फार्मिंग भी करेगा और अदर वर्क भी करेगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो फार्मर्स इंगेज्ड हैं किससे, फार्मिंग से, तो वो उसे एज अ बिज़नेस के तौर से लेते हैं, ना कि उसे एक एज अ सोर्स की तौर से। ठीक है, उसे साधारण नहीं मानते। अब जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। ओके, और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, जिससे मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।